हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में, यानी कि अंडाणु जनन के बारे में। ठीक है, इसको अपन मादाओं में युग्मक जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक उगोनिया होती है जिसको आप जर्म सेल भी कह सकते हो, जो कि दुगुणित है ना। और इसमें फिर विभाजन होते हैं और उससे एक ओवम यानी अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो कि स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब देखिए, ये उगोनिया जो होती है ये दुगुणित होती है और इसमें फिर होता है आपका माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। तो यहाँ पर आपका माइटोसिस होगा, ठीक है, इस जगह पर, और माइटोसिस होकर के दो सेल्स बन जाएंगी। अब माइटोसिस हुआ है तो दोनों सेल्स कैसी होंगी? उसके जैसी होंगी, यानी कि ये भी दुगुणित ही होंगी, है ना। पुत्री पुत्री उगोनिया कह सकते हैं इनको। अब ये जो पुत्री उगोनिया बनी है, फिर इसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ होकर के क्या बना लेती हैं? प्राइमरी oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte बन जाती है, जो कि दुगुणित कोशिका है ना, लेकिन साइज में कैसी हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है। अब देखिए, मैंने फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के टाइम पर भी बताया था कि जो इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं वो फिर प्राइमरी oocyte बनाती हैं, है ना। लेकिन सेकेंडरी oocyte तब बनती है जब प्यूबर्टी की अवस्था आती है। यौवनारंभ के समय ही सेकेंडरी oocyte बन पाती है। समझ में आ रही है बात? तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के लिए एक विभाजन होता है जिसको कहते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट। ये जो मियोसिस फर्स्ट है, ये जन्म एट द बर्थ यानी जन्म पर ही रुक जाता है। समझ रहे हो बात को? जब बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम पर ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये रुक जाता है। अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि कोशिका विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब प्यूबर्टी अवस्था आती है ना, 14 साल की उम्र के बाद ये जो प्यूबर्टी अवस्था आती है उस टाइम पर क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte, उस टाइम पर क्या होता है, ये मियोसिस फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है और उससे फिर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बनती है आपकी सेकेंडरी oocyte जिसको कहते हैं अपन एग, या फिर आप इसको इमेच्योर ओवम भी कह सकते हो, है ना, या फिर आप इसको सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हो, अंडाणु भी कह सकते हो, एग भी कह सकते हो। लेकिन ये जो एग है ना, ये फर्टिलाइज नहीं है। कई जगह पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर एग लिखा होता है ना, कई जगह पर यहाँ पर एग लिखा मिलेगा ओवम की जगह पर, कई कई किताबों में यहाँ पर एग लिखा मिलेगा, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग कौन सा है। देखो, एग किसी को भी कह सकते हो, ये अनफर्टिलाइज एग है और ये फर्टिलाइज एग है। समझ रहे हो बात को? इसको आप सेकेंडरी oocyte कह सकते हो, इसको आप ओवम कह सकते हो, लेकिन मैच्योर ओवम कहना है आपको। कैसा ओवम? मैच्योर ओवम। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जो आपकी बनी है ना, इसके साथ एक पोलर बॉडी भी बनती है। देखिए, ये पोलर बॉडी जो बनती है ना, ये इसलिए बनती है क्योंकि सेकेंडरी oocyte अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। तो कोशिका जब दुगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में आती है तो इसको क्रोमोसोम आधे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके 46 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पर इसको कितने करने पड़ेंगे? 23 क्रोमोसोम करने पड़ेंगे, 23 क्रोमोसोम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी के क्रोमोसोम कहाँ गए? वो इसमें चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से दो विभाजन होंगे तो क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ाने के लिए ये पोलर बॉडी बनती है, यहाँ पर भी बनी है और इसी तरीके से यहाँ पर भी बनी है ना। तो बच्चे पूछते हैं कि पोलर बॉडी क्यों बनती हैं? ये इसलिए बनती हैं। समझ में आ गई? एक बार दोबारा से देखो, उगोनिया थी जिसमें एक पुत्री उगोनिया बन गई, ठीक है, विभाजन से, और ये जो विभाजन हुआ था ये समसूत्री था। फिर पुत्री उगोनिया ने क्या किया? ग्रोथ करी और उससे क्या हुआ? प्राइमरी oocyte बन गई। ये प्राइमरी oocyte बर्थ पर ही रुक जाती है, इसमें आगे मियोसिस नहीं होता है ना। अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट। जब प्यूबर्टी अवस्था आती है तो फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और फिर सेकेंडरी oocyte बनती है। क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte बनती है या फिर एग बनता है। ठीक है, और यही सेकेंडरी oocyte है ना, ये ओव्यूलेशन के बाद में कहाँ पर पहुंच जाती है? अंडवाहिनी में पहुंच जाती है और वहाँ पर स्पर्म इसके साथ में क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म जो है इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये ओवा हो गया, ये आपका स्पर्म हो गया और इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और फिर क्या हो जाएगा? आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म जो है ना, इस सेकेंडरी oocyte के भीतर चला जाता है, उसका हेड पार्ट इस सेकेंडरी oocyte के भीतर चला जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है फिर आपका ओवम बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने जाइगोट नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी शुक्राणु पहुंचा है किसके भीतर? अंडाणु के भीतर। अभी उनके केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ है। जैसे ही केंद्रकों का संलयन होगा इससे आगे, है ना, ओवम का केंद्रक होगा इसमें एक तो, और एक किसका केंद्रक होगा? नर का, है ना।
शुक्राणु का, दोनों का केंद्रक संलयन होगा तब वो जाइगोट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? आप कह सकते हो इसको जाइगोट, लेकिन अभी इसमें केंद्रक संलयन होगा तो उसके बाद में जाइगोट बनेगा। तो ओवम कई बार इसको भी कह देते हैं अपन, है ना, इसको भी ओवम कह देते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो ओवम है ये परिपक्व ओवम है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो इस ओवम की जगह पर आपको लिखना है परिपक्व ओवम या फिर मैच्योर ओवम, ठीक है। और इसके अलावा इसको आप लिख सकते हो फर्टिलाइज एग, है ना, या फिर आप जाइगोट लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये पूरी प्रक्रिया है आपकी oogenesis की। अब देखो यहां पर मैंने एग सेल की स्ट्रक्चर बनाई है ना। ये जो एग सेल है सेकेंडरी ओसाइट, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और इसी एग सेल के साथ में क्या होता है, शुक्राणु आता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, है ना, इसी एग सेल के साथ में। इसको आप ओवम भी कह सकते हो, लेकिन मैच्योर नहीं है। मैच्योर ओवम की पहचान यह है कि उसके साथ में फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए इस एग सेल स्ट्रक्चर में दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल की तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है 22+X वाला, है ना। वेजिटल पोल की तरफ क्या होता है, योक पाया जाता है, योक। आप नाम ध्यान रख लो, अभी बाद में बता दूंगा कि योक क्या होता है। इधर की साइड में योक ज्यादा पाया जाता है ना, वेजिटल पोल की तरफ इधर कम पाया जाता है योक, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा इसमें क्या होता है, देखिए एग पर दो लेयर्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है, जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो आपको लेयर दिख रही है इसके अंदर वाली, इसको कहते हैं अपन जोना पेलुसिडा। समझ में आ गई बात? एक होती है कोरोना रेडिएटा और दूसरी होती है जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा और ये जो आपको दिख रही है ये देखिए ये वाली लेयर, ठीक है, अंदर वाली लेयर एक और बची है। इसको आप वाइटिलाइन मेम्ब्रेन कह सकते हो या फिर आप एग मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। या तो आप वाइटिलाइन मेम्ब्रेन कह दो या फिर एग मेम्ब्रेन कह दो। अब वाइटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का जो स्पेस है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्पेस है वो? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन कहां पर है, ये रही, और जोना पेलुसिडा के बीच का स्पेस में भर रहा हूं, देखो ये वाला। इस स्पेस को कहते हैं अपन प्री वाइटिलाइन स्पेस, है ना। समझ में आ गई बात? तो जोना पेलुसिडा हो गई, कोरोना रेडिएटा हो गया, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन हो गई, प्री वाइटिलाइन स्पेस हो गया। वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के भीतर ही न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि 22+X होता है ना, क्योंकि कोशिका ये अगुणित है। और यहां पर वो पोलर बॉडी पड़े हुए हैं जो दोनों बने थे, ठीक है। कुछ माइक्रोबेला भी पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। पोलर बॉडी जो है वो क्रोमोसोम्स को बैलेंस करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को बैलेंस करने के लिए होते हैं, है ना। और ये जो मेम्ब्रेन के भीतर का द्रव्य होता है ना, ये दो भागों में बटा रहता है, एक एक्सोप्लाज्म होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है। समझ में आ गई बात? तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। दो इस पर परतें पाई जाती हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और इसके जो अंदर, इन दोनों के अंदर होती है वो होती है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच में प्री वाइटिलाइन स्पेस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है जो कि 22+X है, ठीक है। पोलर बॉडी पाई जाती है, एक्सोप्लाज्म एंडोप्लाज्म पाया जाता है। हो गई पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर एग मेम्ब्रेन आपको पता है ये दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और एक होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को कहोगे आप जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी को कहोगे कोरोना रेडिएटा। जो प्राइमरी होती है ये नॉन सेलुलर होती है, आंतरिक परत होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती है, जबकि बाहरी परत जो होती है वो सेलुलर होती है ना। ये नॉन सेलुलर है, ये सेलुलर है, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है फर्टिलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से ये आपका पूरा टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।